नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। और आप अगले 1 घंटे तक देखेंगे हमारे साथ देश के तमाम राज्यों से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर। तो बताएंगे आपको हिंदुस्तान में कोरोना से मचे हाहाकार से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली से हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स को सख्त लहजे में चेतावनी दी है और कहा ये कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली हाईकोर्ट नाराज है इस वक्त, और ऑक्सीजन सप्लायर को चेतावनी देते हुए कहा गया कि मरीज मरा तो आपको लटका देंगे। हाईकोर्ट की ओर से यह बेहद तल्ख टिप्पणी। ऑक्सीजन सप्लाई करें वरना हिरासत में ले लिया जाएगा। गिद्ध जैसा बर्ताव ना करें, लोगों की मदद करें। अब तक ऑक्सीजन को लेकर कितनी कालाबाजारी हुई है वो पूरे देश ने देखा है। दिल्ली के लोगों ने उसे बहुत करीब से महसूस किया है और ऐसे में दिल्ली की स्थिति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से यह तल्ख टिप्पणी की गई है कि अगर एक भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान जाती है तो फिर उसे लटका दिया जाएगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के अपोलो अस्पताल से खबर, जहां मरीज की मौत के बाद डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच भारी मारपीट हो गई। दरअसल दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भारी बवाल मचा। मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला। डॉक्टर्स और गार्ड ने परिजनों की पिटाई कर दी। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद भारी मारपीट अपोलो अस्पताल में। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने एक्सक्लूसिवली हिंदुस्तान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल की तस्वीर, जहां पर परिजनों के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में मारपीट होती रही, लंबे समय तक ये मारपीट होती रही। वहां पर एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन उसके बाद किस तरीके से दोनों तरफ से मारपीट होती रही आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हंगामे के दौरान डॉक्टर्स ने मरीज के परिजनों को जमकर पीटा। उसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ये स्थिति, ये हालात दिल्ली की इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और भारत में कोरोना वायरस से जुड़ी एक और रिसर्च में अब बड़ा खुलासा किया गया है कि आईआईटी वैज्ञानिकों का ये कोरोना वायरस पर बड़ा खुलासा। 14 से 18 मई तक भारत में होंगे 38 से 48 लाख केस नए। आईआईटी वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल के आधार पर यह दावा किया है 4 से 8 मई के बीच रोज 4,40,000 मामले होंगे। और ये जो रिसर्च है ये वाकई अपने आप में डराने वाली है। कानपुर और हैदराबाद के आईआईटी वैज्ञानिकों की ये रिसर्च है जो ये बताती है कि आने वाले समय में कोरोना और विकराल रूप लेने वाला है। देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं, मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा होगा। 4 से 8 मई के बीच में हर रोज 4,40,000 के पार कोरोना के जो नए मामले हैं संक्रमण के, वो देश भर से सामने आएंगे। और कुल मिलाकर स्थिति यह है कि देश में ऐसा लगने लगा है मानो कोरोना की दूसरी लहर भारत को तबाह और बर्बाद करने पर उतारू है। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने एक गणितीय मॉडल पर कोरोना वायरस पर एक ऐसी चीज बताई जो हैरान कर देती है। दरअसल इसमें यह बताया गया है कि 14 से 18 मई के बीच में कोरोना भारत में कोहराम मचा सकता है। और इस मॉडल में यह दावा किया गया है, तय है कि 14 से 18 मई के बीच में भारत में 38 से 48 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं पूरे भारत में। इस रिपोर्ट को देखिए आप। कंडीशन ही नहीं पता करने दे रहे, कैसे हैं कैसे नहीं। डॉक्टर का ये हाल है, हर डॉक्टर का हाल है। मई में मौत का तांडव करेगा कोरोना वायरस। सावधान, 14 से 18 मई तक 38 से 48 लाख तक कोरोना केस। भारत में अप्रैल महीने में जिस तरह से कोरोना वायरस मौत का आपातकाल बनकर आया है, उसने सरकारों के होश उड़ा दिए हैं। सिर्फ अप्रैल महीने में ही हजारों लोग मारे जा चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में कोरोना ने ऐसा कोहराम मचाया है कि शमशान घाट लाशें जलाते जलाते भट्टी बन चुके हैं। मैं कह रही मेरे आदमी को इन्होंने ऐसे कह रहे कोविड का वो हो गया, ठीक हो गए हैं, वार्ड में आने वाले हैं, फिर कहते जी उनको हार्ट अटैक पड़ गया है। क्या भारत ने कोरोना वायरस के कहर को भांपने में बहुत बड़ी चूक कर दी है? क्या कोरोना वायरस को लेकर हिंदुस्तानियों ने जो लापरवाही बरती उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं? और इसमें सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत में कोरोना वायरस कब से कमजोर पड़ना शुरू होगा? इन सवालों के जवाब जानने से पहले एक स्टडी सामने आई है
जिसने होश उड़ाकर रख दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले डराने वाले हैं। एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे थे कि कुछ दिनों में भारत में कोरोना पीक पर यानी अपने चरम पर पहुंच और अपना असर कम करने लगेगा। लेकिन आईआईटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने अपने कोरोना मॉडल से हैरान करने वाला खुलासा किया है, जो हम सब की चिंता बढ़ाने वाला है। आईआईटी वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर बताया कि भारत में 14 से 18 मई के बीच कोरोना के मरीजों की संख्या 38 से 48 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं 4 से 8 मई के बीच हर दिन संक्रमण के मामले 4,40,000 तक पहुंच सकते हैं। आईआईटी वैज्ञानिकों का गणितीय मॉडल अगर सही साबित हुआ तो यकीन मानिए, आज हम जो भयावह तस्वीरें देश भर में देख रहे हैं वो कितना खौफनाक होगा, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। आपको बता दें, फिलहाल हर दिन कोरोना के 3,52,000 से ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर और हैदराबाद में आईआईटी के वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक 10 मई के मध्य में 10 लाख से ऊपर तक कोरोना केस जा सकते हैं। सर, ऑक्सीजन लेवल 82 पे पहुंच गया है और कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है। अब दवाइयों के लिए भी बहुत मारामारी चल रही है। बहुत मुश्किल से कहीं से इक्का दुक्का मांग के जिनके ठीक हो गए वो हमें दे रहे हैं, दवाइयाँ तो दे रहे हैं। ये देश के लिए अपना पूरा निछावर कर दिया, अपना पूरा 26 साल देश के लिए लगाया इन्होंने। अपने जीडी में थे, कुमाऊं रेजिमेंट में। इनको आज लास्ट टाइम में इनको कुछ ऑक्सीजन नहीं मिली। कोरोना की दूसरी लहर भारत में सांसों का ऐसा संकट बन चुका है जिसे तुरंत रोकने की कोशिश है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आईआईटी वैज्ञानिकों का गणितीय मॉडल गलत साबित हो। अगर ऐसा नहीं होगा, 14 से 18 मई के बीच भारत में 38 से 48 लाख कोरोना केस होंगे, जो वाकई में हमारे लिए काल साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के रामपुर से, जहां एक नर्स और डॉक्टर के बीच में हाथापाई हो गई है। दरअसल नर्स किसी पेपर पर डॉक्टर से दस्तखत करने को लेकर के कह रही थी, बहसबाजी और हाथापाई हो गई थी। डॉक्टर ने दरअसल इनकार कर दिया था और इसी के चलते बहस इतनी बढ़ गई कि नर्स ने डॉक्टर को थप्पड़ तक जड़ दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हॉस्पिटल में हंगामा बरपा। नर्स ने डॉक्टर को जब थप्पड़ जड़ा, उसकी ये तस्वीरें, क्योंकि हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल का भी जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण है और उसमें से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देश में महामारी का खौफ है और ये खौफ इस कदर है कि लोग तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक खुश कर देने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल सोमवार शाम यहां सुशीला तिवारी अस्पताल के सामने से बारात निकल रही थी और तभी अस्पताल से पीपीई किट पहने एक शख्स बाहर निकला और बारात में डांस करने लगा। उसे देख करके हर कोई हैरान रह गया था। शख्स अस्पताल के एम्बुलेंस का ड्राइवर निकला था। ये कोरोना के बीच तनाव दूर करता नजर आया। उसे देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। देखिए, एम्बुलेंस का जो ड्राइवर होता है वो हर परिस्थिति को देखता है, गंभीर मरीजों को भी अस्पताल ले जाता है, लेकिन उस ड्राइवर की ओर से ये पहल की गई ताकि लोग कोरोना को लेकर थोड़ा सा कम तनाव महसूस करें। और ये तस्वीर जो भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने भी देखी, उनके भी चेहरे पर मुस्कान आई। और यूपी के रतलाम में दूल्हा दुल्हन ने पीपीई किट पहन करके शादी की है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दूल्हा खुद ही कोरोना पॉजिटिव था। मध्य प्रदेश से दरअसल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कंटेनमेंट तोड़कर शादी करने पहुंचा था ये जोड़ा। लिहाजा शादी में शामिल सभी लोगों को पीपीई किट पहनना पड़ा। दूल्हे की रिपोर्ट 19 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी, लेकिन शादी की दिनांक तय थी। ऐसे में इस जोड़े ने तय किया कि वो पीपीई किट पहनकर शादी करेंगे। लिहाजा प्रशासन ने हालांकि शादी की इजाजत नहीं दी थी, इनकार कर दिया। तो परिवार की गुहार के बाद अब प्रशासन ने सिर्फ 5 लोगों की मौजूदगी में पीपीई किट पहनकर शादी की रस्में पूरी करने के लिए इजाजत भी दी। दुल्हन पीपीई किट में ही ससुराल विदा हुई। फरवरी और मार्च महीने में किसी को भी देश में अंदाजा नहीं था कि अप्रैल का महीना देश के लिए मातम का महीना साबित होगा। और इस वक्त जिस तरह से कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है, उसे देख करके पूरी दुनिया दहल उठी है। हिंदुस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए। कब से कहां का धक्के खा के आ गया पूरी दिल्ली में। ये कह रहे घर पे रखो, जगह नहीं।
न दीनदयाल ले रहा है, न गुरु गोविंद ले रहा है, न एम्स ले रहा है। बच्चे के हम दिखाएंगे कहाँ है? हमारा बच्चा मर जाएगा। मोबाइल दे रखा था, वो फोन भी नहीं रिसीव हो रहा। आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। अगर हम 1 अप्रैल से अब तक के हालात देखें तो कोरोना की दूसरी लहर हिंदुस्तान के लिए काल साबित हो रही है। बेतहाशा कोरोना मरीजों का तांता अस्पतालों की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन वहां बेड खाली नहीं है। एक एक सांस के लिए जिंदगी जंग कर रही है, लेकिन अफसोस ऑक्सीजन नहीं है। आखिर मौत के इस तांडव का मुकाबला भारत कैसे करेगा, जहां हर दिन शमशान घाटों में हजारों शव पहुंच रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो कोई प्रलय आ गई हो। ये देश के लिए इन्होंने अपना पूरा निछावर कर दिया। अपना पूरा 26 साल देश के लिए लगाया इन्होंने। अपने जीडी में थे, कुमाऊं रेजिमेंट में। इनको आज लास्ट टाइम में इनको कुछ ऑक्सीजन नहीं मिली। अब हम दूसरे सिविल आदमी का क्या बोल सकते हैं? परसों से भटक रहे थे, आज जाके उनकी बेस हॉस्पिटल में क्या ऑक्सीजन की कमी से डेथ गई? ऑक्सीजन की कमी से हुई है। ऑक्सीजन क्यों अच्छी होती तो कहाँ होती डेथ? भैया पिछले साल की तरह इनको इसका सबक लेना चाहिए था। पिछले साल इतना जरा सा था, अब इस बार तो डबल करके आया और आने वाले दिनों में और पीक पे बढ़ सकता है। तो फिर तुम क्या व्यवस्था कर रही सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? हमारा मेडिकल सिस्टम इन हालातों को संभाल नहीं पा रहा है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों के जो आंकड़े सामने आए वो साफ दिखा रहे हैं कि भारत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, जहां हर दिन शमशान और कब्रिस्तान में लाशों का तांता लगा हुआ है। सुविधा करा दिल्ली के लिए सारा यहाँ बंटी की कंपनी उम्पनी सारा बंद करके सारा का बैठा दिया, दे रहा है पैसा सबके अकाउंट में खाए लगी। ये दे रहा है सुविधा कोई चीज के लिए। ऑक्सीजन चाहिए सर जीने के लिए। 30 सेकंड से ज्यादा पेशेंट मर जाता। पहले वो दो ना, बाकी सब बातें बात की हैं। 30 सेकंड की जिंदगी दो पहले इंसान की। कोरोना का कहर दूसरी लहर में चरम पर पहुंच चुका है। अगर हम पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो देश में 24 घंटे में 3,23,144 नए कोरोना के केस आए, जबकि 24 घंटे में 2,771 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अब तक 1,97,894 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में अब तक 28,82,204 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। हालांकि देश में 24 घंटे में 2,51,827 लोग ठीक भी हुए। देश में 14.5 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। भारत सरकार दावा कर रही है कि कोरोना को काबू में करने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कोरोना ने हमारे देश के खिलाफ मौत का युद्ध छेड़ रखा है। क्या उसे हम इन कोशिशों से काबू कर पाएंगे? आप जरा कोरोना के कुछ और आंकड़ों को देखिए। इस वक्त रोजाना कोरोना के 3,50,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और फिर दिल्ली के मामले हैं। इन 5 राज्यों से नए कोरोना केसेस का कुल 53% हिस्सा है। सर ऑक्सीजन लेवल 82 पे पहुंच गया है और कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है। अब दवाइयों के लिए भी बहुत मारामारी चल रही है। बहुत मुश्किल से कहीं से इक्का दुक्का मांग के जिनके ठीक हो गए हैं वो हमें दे रहे हैं, दवाइयां तो दे रहे हैं। कोरोना ने कुछ राज्यों को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है, लेकिन इससे भी खतरनाक बात तो यह है कि इस वक्त कोरोना का संक्रमण चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि संक्रमण से उबरने वाले लोगों के दर में और गिरावट आई है। ये 83% रह गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की दर गिरकर 1.1% हो गई है। तबीयत सांस में दिक्कत हो रही है। इन हालातों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल महीने में जो कोरोना मौत का तांडव मचा रहा है, वो जब मई के महीने में पीक पर यानी कि चरम पर होगा तो देश में कोरोना से क्या हालात हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको तमाम राज्यों की 10 बड़ी खबरें आइए दिखाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में 2 अस्पतालों में तोड़फोड़ की गई। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत थी। डॉक्टर मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का दबाव बना रहे थे, जिससे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं खत्म हो रही है। सिलेंडर भरवाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी लंबी कतारें। नारायण प्लांट में लाइन में लगे दिखे सैकड़ों लोग।
आगरा के लोटस हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने हंगामा कर दिया, जहां हॉस्पिटल स्टाफ को पीटा गया। अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की गई। हंगामे और बवाल की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरे देश में कोरोना के कहर से कोहराम मचा हुआ है। जम्मू में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। कैंप में युवाओं से कोरोना की लड़ाई में आगे आकर के मदद की अपील की गई। जम्मू में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लापरवाही के चलते गांधीनगर अस्पताल में हालात बेकाबू हो गए। हर दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना कहर के बीच में ऑक्सीजन की कालाबाजारी चरम पर है। आगरा में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 12 भरे सिलेंडर और 30 खाली सिलेंडर बरामद हुए। हॉस्पिटल के नाम पर आरोपी कर रहे थे कालाबाजारी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जिला अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी। रात में स्टोर रूम का ताला तोड़कर चोर 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन ले गए। सीसीटीवी फुटेज से चोरी का पता चला। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम पहुंची जिला अस्पताल। जेल के अंदर अब तक 60 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सबसे बड़े अस्पताल समूह केआरएच में ऑक्सीजन खत्म होने से अफरा-तफरी मच गई। मरीजों के परिजनों और डॉक्टर्स में विवाद हो गया, जहां कांग्रेस विधायक ने टैंकर मंगवाकर भरवाई गैस। मरीज के परिजनों की अभद्रता से डॉक्टर्स में नाराजगी। एमपी के रतलाम में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने 7 लोगों को 12 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ा। आरोपियों ने पीड़ितों को 35-35 हजार में बेचे थे नकली इंजेक्शन। रतलाम मेडिकल कॉलेज की नर्स मुहैया कराती थी दवा के खाली पैकेट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के शमशान घाटों पर जगह कम पड़ती जा रही है। दाह संस्कार के लिए नए चबूतरों का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल गाजीपुर सराय काले खां शमशान में जगह ही नहीं बची है। शमशान में शवों के लाए जाने का भी सिलसिला लगातार जारी है और अब नए चबूतरों का यहां पर निर्माण कराया जा रहा है, ताकि जो नए शव आ रहे हैं उनका कम से कम दाह संस्कार किया जा सके। लंबी लंबी लोगों की यहां भी कतारें लग गई हैं शमशान घाट के बाहर। स्थिति देश के तमाम शमशान घाटों पर यही नजर आती है, जहां पर हर शमशान घाट के बाहर अब टोकन सिस्टम चालू हो गया है कि नंबर दिए जा रहे हैं, उसके बाद लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए दाह संस्कार कर रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली में किस तरीके से नई जगहें बनाई जा रही हैं चबूतरों के साथ, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नई बन रही हैं चिताएं, क्योंकि अंदर जलाने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए नई यहाँ पर बन रही है और कुछ वहाँ पर बनाई जा रही है। ये तो नया शमशान घाट बनाया हुआ है, अंदर तो फुल बॉडी हो सकती है सारी, तो इसलिए तो ये बाहर बना रखा है। और इन्हीं खबरों के साथ यहाँ रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी मेरा राज जो मेरा देश जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई पर केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। कहा दिल्ली सरकार का तंत्र पूरी तरह फेल। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अगर नहीं संभल रहा हालात तो बता दें, हम केंद्र सरकार को जिम्मा लेने के लिए कहेंगे दिल्ली की। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन रिफिलर्स को भी फटकार लगाई। कहा लोगों की मदद करने का समय गिद्ध जैसा बर्ताव ना कीजिए। दिल्ली के हालात पर गौतम गंभीर का सीएम केजरीवाल पर तंज। ट्वीट कर लिखा, न बेड है न ऑक्सीजन प्लांट, लेकिन टीवी पर मुख्यमंत्री बरकरार है। ऑक्सीजन किल्लत पर जागी केजरीवाल सरकार। दिल्ली में 1 महीने में लगेंगे 44 ऑक्सीजन प्लांट्स। बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर मंगवा रही दिल्ली सरकार। फ्रांस से आएंगे 21 ऑक्सीजन प्लांट्स। कोरोना पर बोले सीएम केजरीवाल, दिल्ली में अब डराने वाले हालात नहीं है, धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट नहीं है। 10 मई तक बनेंगे 1200 आईसीयू बेड्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए कोविड सेंटर का किया दौरा। जीटीबी अस्पताल के पास बनेगा नया कोविड सेंटर। कोरोना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय संकट में कोर्ट मूक दर्शक नहीं रहेगा। वैक्सीन के अलग अलग दामों पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। कहा देश में वैक्सीन के लिए अलग अलग दाम क्यों हैं? मद्रास हाईकोर्ट की फटकार का असर। चुनाव आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस पर लगाई रोक। 2 मई को 5 राज्यों के आने हैं चुनावी नतीजे। कोरोना के बीच महाराष्ट्र में मानवता शर्मसार। बीड़ में एक एम्बुलेंस में लाए गए 22 शव। अंतिम विदाई में नहीं मिल पा रहा है सम्मान। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव। बीड़ में एक साथ 22 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र के इंदापुर में एक कंपनी से 72 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए। 51 भरे हुए सिलेंडर भी पकड़े गए।
ऑक्सीजन संकट के बीच में कई एनजीओ भी आगे आए हैं, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त दे रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। देश में कोरोना के 3,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 24 घंटे में 2,771 लोगों की जान गई। डबल डॉन छोटा राजन कोरोना पॉजिटिव, इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती है। तिहाड़ जेल में बंद है डबल डॉन छोटा राजन। दिल्ली के एम्स अस्पताल के मेडिकल स्टोर में खत्म हुआ रेमडेसिविर, स्टोर के बाहर लगा आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड। दिल्ली के शमशान घाटों पर कम पड़ने लगी है जगह, दाह संस्कार के लिए सराय काले खां में नए चबूतरे बनाए जा रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में ऑक्सीजन के लिए बेड, कोविड मरीजों ने लगाई गुहार। प्रेम अस्पताल में परिजनों ने हाथ जोड़कर ऑक्सीजन मुहैया करवाने की मांग की। मुंबई के अंधेरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मास्क हटा करके कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ विज्ञापन दिखाने का आरोप लगाया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार एक बार फिर से पड़ी है। अशोका होटल में 100 कमरों की बुकिंग पर यह नाराजगी है। जजों के लिए बेड बुकिंग पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई। दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हाईकोर्ट ने यह बोला और उसके बाद कहा कि सरकार हमारे लिए होटल्स क्यों बुक कर रही है। तो आम लोगों का जो इलाज है वो किस तरीके से दिल्ली में हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं, और लोग अस्पताल की दहलीज पर दम तोड़ते रहे हैं अव्यवस्थाओं की वजह से। इधर भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है, लेकिन खुद कोवैक्सीन और कोविशील्ड ने अपनी फैक्ट शीट जारी करके चेतावनी दी। उन्होंने ये कहा कि देश में ऐसे कौन लोग हैं जो इस वैक्सीन को भूलकर भी ना लगवाएं, वरना जान खतरे में पड़ सकती है। यानी कि उन लोगों के लिए यहां पर यह चेतावनी जारी की गई है जिन्हें सावधानियां बरतने की बेहद जरूरत है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। मदद करवाओ, मम्मी एडमिट है, प्लीज मदद करवाओ, कोई नहीं देख रहा। पता नहीं, कुछ भी नहीं पता अंदर की कंडीशन। मरने के लिए छोड़ दूं क्या उनको? वैक्सीन लगवाने से पहले सावधान। किसके लिए खतरा है कोविशील्ड और कोवैक्सीन? एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं, उसे सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है। देश में मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं, उसे सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है। देश में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को तेजी से कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। देश भर में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। फिलहाल 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 45 साल से अधिक उम्र के 9 करोड़ 79 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का पहला टीका और 1 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को भी वैक्सीन देने की शुरुआत की जा रही है। ऐसे में यह जान लेना बेहद ही जरूरी है कि किन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लेनी चाहिए और किन्हें वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। हम आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के बारे में बताते हैं कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। भारत में फिलहाल लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका ही लगाया जा रहा है। इन दोनों की तरफ से ही कुछ महीने पहले एक फैक्ट शीट जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है जिसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। कंपनी ने अपनी फैक्ट शीट में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाली किसी विशेष घटक यानी सामग्री से एलर्जी है तो उन्हें ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। भारत बायोटेक द्वारा जारी फैक्ट शीट के मुताबिक अगर आपको कोवैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद रिएक्शन हो रहे हैं तो दूसरी खुराक नहीं लेनी चाहिए और इस संबंध में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं और तेज बुखार है तो भी ये वैक्सीन ना लें। जो लोग कोवैक्सीन की पहली डोज ना लेकर किसी दूसरी वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं उन्हें कोवैक्सीन की दूसरी डोज बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बल्कि जिस वैक्सीन की पहली डोज ली है दूसरी भी उसी की लेनी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी
कोवैक्सीन नहीं लेने की सलाह दी गई है। हम आपको ये जानकारी भारत बायोटेक द्वारा जारी फैक्ट शीट के आधार पर दे रहे हैं। इतना तो तय है कि वैक्सीन से ही हम देश के लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन ये भी सही है कि वैक्सीन आंख मूंद कर बिल्कुल ना लगाएं। डॉक्टर्स को अपना पूरा हाल और बीमारियों की हिस्ट्री जरूर बताएं, वरना वैक्सीन लगवाना जान पर भारी पड़ सकता है। कोविशील्ड ने भी फैक्ट शीट के जरिए बताया है कि कौन लोग वैक्सीन बिल्कुल ना लगवाएं। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने विकसित किया है और इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। कोविशील्ड का फैक्ट शीट में भी वैक्सीन न लेने को लेकर कुछ इस तरह से सलाह दी गई है, जिस तरह कोवैक्सीन की फैक्ट शीट में दी गई है। यानी जिन लोगों को कोई भी विशेष घटक यानी सामग्री से एलर्जी है तो उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के साथ स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी यह वैक्सीन नहीं लेने की सलाह दी गई है। दोनों कंपनियों की फैक्ट शीट में ये बताया गया है कि अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो अपनी सेहत संबंधी सभी जानकारी अपने डॉक्टर्स या वैक्सीन विशेषज्ञ को जरूर दें, जैसे कि बुखार, एलर्जी की दिक्कत, अपनी मेडिकल कंडीशन या अगर आपने कोई और वैक्सीन ली है। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि उन पर अभी वैक्सीन की टेस्टिंग नहीं की गई है। इसलिए 1 मई से पहले वैक्सीन लगवाने को लेकर डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आगे आपको दिखाते हैं राज्यों की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अस्पताल में भर्ती, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद घर में ही थे आइसोलेट, बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिनेश शर्मा ने ट्वीट करके जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,993 नए केस सामने आए। सूबे में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,06,000 के पार पहुंची। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य ने ये जानकारी दी। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पीड़ितों के परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से अपनों की जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। सीएमओ के पैर पकड़कर गुहार लगाते लोगों का वीडियो वायरल। रेमडेसिविर के लिए सीएमओ ऑफिस पहुंचे लोग। बिहार में हर रोज बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 12,600 नए केस आए सामने। पटना में 1,827 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 1,03,000 लोगों का किया गया था टेस्ट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों के संकट को लेकर के पीएम मोदी से की फोन पर बात। कहा, एक्टिव केस के आधार पर राज्य को उपलब्ध नहीं हो रहे समाधान। पीएम ने गहलोत को पूरी मदद का भरोसा दिया। राजस्थान के दौसा में डीएम ने पीपीई किट पहनकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से हालचाल जाना। सीएमओ ने ली दवाओं और बेड की जानकारी। उत्तर प्रदेश के संभल में कोविड हॉस्पिटल में भर्ती संक्रमित गर्भवती महिला ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म। दोनों बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ। अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी कक्ष बना करके प्रसव कराया। चंदौसी के नरौली कोविड L2 हॉस्पिटल का मामला। उत्तराखंड के हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर में 3 मई तक कर्फ्यू लागू। जरूरी सामानों की दुकानों के लिए दिन में 12 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया। बेवजह बिना मास्क घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस को कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने का आदेश। उत्तराखंड के चमोली में सुमना ग्लेशियर से अब तक 15 शव बरामद हुए हैं। 23 अप्रैल को ग्लेशियर टूटने से हुआ था बड़ा हादसा। बीआरओ कर रहा था पुल और सड़क का निर्माण। एसडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में लड़का और लड़की पक्ष के बीच जमकर मारपीट। 1 साल पहले हुई थी शादी। लड़के पक्ष के लोगों ने तानी लाइसेंसी बंदूक। वीडियो वायरल। थाना कैमरी इलाके की घटना। जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया। तो पूरी दुनिया भारत में कोरोना की तबाही को देख करके इस वक्त घबरा गई है। दुनिया के ज्यादातर देशों को एहसास हो चुका है कि अगर वक्त रहते भारत की युद्ध स्तर पर मदद नहीं की गई तो पूरी दुनिया कोरोना के कोहराम से चीखने भी लगेगी। पूरी दुनिया भारत की तबाही देखकर हैरान है। कोरोना वायरस से हिंदुस्तान हाफ रहा है। इस वक्त देश में ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की इतनी ज्यादा कमी है कि अब इसे लेकर कालाबाजारी तक होने लगी है। इन सब के बीच पीएम मोदी दुनिया भर के नेताओं से बात कर भारत की मदद करने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया से ऑक्सीजन के टैंकर और उपकरण तेजी से हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। भारत में बहुत तेजी से कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, यूएई, थाईलैंड और ब्रिटेन जैसे भारत के मित्र देशों ने युद्ध स्तर पर सहायता करना शुरू कर दी है। भारत को अब तक
थाईलैंड से ऑक्सीजन कंटेनर्स की तीसरी खेप मिल चुकी है। भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान से ऑक्सीजन कंटेनर्स की तीसरी खेप पहुंची। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम से भी एक शिपमेंट भारत पहुंचा है। इस शिपमेंट में 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत आए हैं। वहीं एयर इंडिया का एक विमान न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि पिछले साल भारत ने अमेरिका की मदद की थी, अब हमारी बारी है। इससे पहले दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की टेलीफोन पर बातचीत हुई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से आपातकाल जैसे हालात हैं। अमेरिका के अलावा दुनिया भर से भी भारत को मदद मिलना शुरू हो गई है। सबसे पहले सिंगापुर से इंडियन एयरफोर्स के खास हेलीकॉप्टर से 4 क्रायोजेनिक टैंकर समेत 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लाए गए। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और ऑक्सीजन के 7 खाली टैंकर्स भारत भेजे। भारत के साथ खड़े होने के संदेश के रूप में दुबई के बुर्ज खलीफा को तिरंगे की लाइटिंग में दिखाया गया। ब्रिटेन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत 600 मेडिकल उपकरण भेजने की घोषणा की। इसमें 120 वेंटिलेटर्स शामिल हैं। हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगवाए गए हैं। सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा। रूस ने रेमडेसिविर और दूसरी मदद देने को कहा है। जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद के हाथ बढ़ाए हैं। पीएम मोदी से सोमवार को जापान के पीएम ने बात की और संकट की इस घड़ी में भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख भारतीय मूल के सुंदर पिचाई और सत्या नडेला ने भी भारत को मदद देने का ऐलान किया है। पूरी दुनिया इसी तरह से जानती है कि कोरोना से कराहते भारत की मदद करना बेहद जरूरी है। अगर भारत में हालात बिगड़े हैं तो यकीन मानिए दुनिया भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर घातक असर होगा, क्योंकि भारत ही दुनिया में बड़े पैमाने पर वैक्सीन को सप्लाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे एक बात को लेकर हम सभी को सबको जागरूक करना चाहिए कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, क्योंकि वायरस को मात देने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और पॉजिटिविटी की बेहद जरूरत है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रहने वाली 92 साल की फुलवा बाई के जज्बे को आप देखिए। जहां हर रोज कोरोना से हजारों लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं फुलवा ने 92 साल की उम्र में वायरस को मात दे दी है। डॉक्टर्स इसे उनकी मजबूत इच्छा शक्ति बता रहे हैं। फुलवा के गांव में 19 लोग पॉजिटिव हुए थे, लिहाजा पूरे गांव को एक कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया। एक शख्स की मौत भी हो गई थी, लेकिन 92 साल की फुलवा देवी 10 दिन में रिकवर हो गई, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी ये मजबूत इच्छा शक्ति ही उन्हें अभी तक इस दुनिया में जीवित रखे हुए हैं। दो गज की दूरी और मास्क जरूरी। कोरोना के खिलाफ इससे कारगर कोई भी दूसरा उपाय नहीं है इस वक्त। यही संदेश देने के लिए जबलपुर में हनुमान जयंती के मौके पर भक्तों ने संकट मोचक बजरंग बली को भी मास्क पहना दिया। रानीताल के संकट मोचक सिद्ध हनुमान मंदिर में प्रबंधन की ओर से भजन पूजन और हवन किया गया था। दरअसल भक्तों को कोरोना से बचाव का यहां संदेश दिया गया है। भक्तों ने मंदिर के बाहर से ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हनुमान जी के दर्शन भी किए। तो मंदिरों में भी अब देवी देवताओं को मास्क पहना दिया जा रहा है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग इसे सजग हो जाएं और इस चीज का पालन करें, क्योंकि 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क बेहद जरूरी, ये देश के तमाम बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से खबर, जहां केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट की सख्त हिदायत, आपसे नहीं संभल पा रहा है तो आप हमें बताइए, ये बात हाईकोर्ट ने कही। दरअसल केंद्र सरकार के अफसरों को अब हम जिम्मेदारी देंगे। हाईकोर्ट ने ये कहा, हमारा विश्वास डगमगा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट, आपको प्रशासन चलाना आना चाहिए। ये सख्त लहजे में केजरीवाल सरकार को चेतावनी देता हुआ नजर आया, क्योंकि स्थिति दिल्ली में बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इसीलिए दिल्ली सरकार से पूछा भी जा रहा, अगर आपको लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आपके नहीं है, आप सक्षम नहीं है, तो आप इसके बारे में बताइए, ताकि स्थिति को स्थिर किया जाए, वक्त रहते दिल्ली को संभाल लिया जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से ही है, जहां दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की एक बार फिर फटकार लगी है। दिल्ली में हालात सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है, आप ठीक से इसे चलाइए। दिल्ली चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली वासियों ने आपको दी है, शासन और प्रशासन, लेकिन दोनों लचर आ रहे हैं नजर इस वक्त। गड़बड़ी को ठीक करने में नाकाम है दिल्ली सरकार। ये बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की ओर से, आपको पावर यूज करने से कभी रोका नहीं गया। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, बताया कि सप्लायर के पास कितनी ऑक्सीजन है। दरअसल दिल्ली सरकार
इस वक्त जब जरूरी हो जाता है कि सभी लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाए, तो दिल्ली सरकार कभी दूसरे राज्यों को पत्र लिख रही है तो कभी उद्योगपतियों को, और ऐसे में हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां बहुत अहम हो जाती हैं। और इन्हीं खबरों के साथ मेरा राज्य मेरा देश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी हिंदुस्तान पर खबरें लगातार जारी हैं।